सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान का जो अध्याय 9 है घर्षण, इसको बहुत ही संक्षेप में यानी कि एकदम समराइज करके पढ़ने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट। ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके खास खास तथ्यों को, जो मेन पॉइंट है, सिर्फ उसे हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैसा कि नाम से ही पता है, इसमें हम घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पाठ की शुरुआत बच्चों इस तरह से है कि आपने जो है ट्रैफिक सिग्नल पर जो ड्राइवर्स होते हैं, जैसे ही रेड सिग्नल होता है तो सब अपनी अपनी गाड़ियों को क्या करते हैं, धीमा करते हैं, उसमें ब्रेक लगाते हैं। आप भी अगर साइकिल से कहीं जा रहे होते हैं, अचानक रुकना होता है, तो आप ब्रेक लगा करके जो है अपने साइकिल की गति को धीमी या फिर बिल्कुल ही रोक लेते हैं। तो ये ब्रेक लगने से जो है इसकी गति क्यों मंद हो जाती है, किस कारण से जो है ब्रेक लगाने के कारण गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाती है या धीमी हो जाती है। और कभी कभी अगर हम गलती से किसी चिकने सतह पर तेज दौड़ते हैं, या फिर मान लिया जाए कि रास्ते में किसी ने केले के छिलके फेंक दिए हैं और गलती से किसी का पैर उस पर पड़ जाता है, तो वो बिल्कुल ही स्लिप करके गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आज के इस सेशन में, इस अध्याय में हम इसी तरह के प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम घर्षण को समझते हैं। घर्षण की परिभाषा क्या होगी? फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल में इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी मेज पर किसी रखी हुई पुस्तक को धीरे धीरे ढकेलते हैं, या देखिए आप, मैं इसे पुश कर रहा हूं, आप क्या देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर ये क्या होती है, रुक जाती है। जैसे ही आप ढकेलना बंद कर देंगे, ये रुक जाती है। आप यह भी देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर ये रुक जाती है। और इसी चीज को अगर आप विपरीत दिशा में करें, है ना, यानी कि इसे आप इस तरह से खींचने लगे, तो भी जो है ये थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आप इसके बारे में क्या स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए। यानी कि जब कोई वस्तु गति करती है तो कोई एक दूसरा बल होता है जो उसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है, उसकी गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इस बल को ही घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लिया जाए इस पुस्तक को मैं आगे की ओर ढकेल रहा हूं, तो एक बल है जो इसे आगे जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, और इसकी गति के उल्टी दिशा में वो बल जो है लग रहा है। इस बल को ही घर्षण बल कहते हैं। चलिए, तो घर्षण बल क्या है? घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। इन दोनों के बीच में जो गति हो रही है, उसके गति का क्या करता है, विरोध करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फोर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्रियाकलाप के माध्यम से बताया गया है कि आपको एक कमानीदार तुला लेना है, जो कि इस प्रकार का दिखाई देता है। इसे हम स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं। और इसमें एक ईंट को जो है रस्सी से बांध कर खींचना है और एक रफ सतह पर इसको खींचते जाना है। आप देखेंगे कि इसको खींचना काफी कठिन हो रहा है, बहुत अधिक। ये जो ईंट है और जो फर्श का जो पृष्ठ है, जो सतह है, उसके बीच में अत्यधिक फ्रिक्शन के कारण जो है इसको खींचना कठिन होता है, और ये जो कमानी है काफी ज्यादा तक खींच जाता है। और इस प्रकार जो है हम ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगे हुए जो घर्षण बल है, इसका पाठ्यांक भी ले सकते हैं कि कितना तक जो है इसमें घर्षण बल कार्य कर रहा है। अब यही कार्य को अगर हम ईंट को एक प्लास्टिक में रख करके उसके बाद इसको खींचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक है वो थोड़ा चिकना होने के कारण जो घर्षण है उसको कम कर देता है। और इस तरह से इस बार जब हम इसे खींचेंगे तो कमानीदार तुला में जो पाठ्यांक आएगा वो थोड़ा कम होगा। आगे कमानीदार तुला जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया गया है कि कमानीदार तुला वह युक्ति है, वह डिवाइस है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है, ये नीचे की ओर जाता ही रहता है। कमानी के इस प्रसार की माप
इसके आंशिक पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहता है और पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त हो जाता है कि कितना बल लगाया गया। यहाँ से देख करके आप देख लें कि ये कितना नीचे तक आया है और ये किसके सामने है, उसके हिसाब से आप इसका पाठ्यांक ले सकते हैं। तो घर्षण के जो कारक हैं, यानी कि जो दोनों सतह हैं, इनको और बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे कुछ और क्रियाकलाप दिया गया है। यानी कि जो सतह है, जो पृष्ठ है, अगर वो स्मूथ होगा, चिकना होगा तो घर्षण कम हो जाएगी, और रफ होगा, खुरदुरा होगा तो घर्षण ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, इस तरह से आप एक मेज पर कोई पुस्तक या कोई कॉपी रख करके इस पे से पेंसिल को आप क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो ये जो है लुढ़क करके यहाँ तक पहुंच जाता है। लेकिन यही मेज पर अगर हम यहाँ पे कुछ बालू रख दें, बालू के कण यहाँ पे छींट दें और यहाँ से ही फिर से इस पेंसिल को गिराएं, तो ये ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाता है, क्योंकि इस बार जो सतह है बालू के कारण जो है यहाँ पे खुरदुरा हो चुका है, रफ हो चुका है, और घर्षण बल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, जिसके कारण जो है ये अत्यधिक दूरी तय नहीं कर पाती, क्योंकि घर्षण जितना ज्यादा होगा वो गति का उतना ही ज्यादा विरोध करेगा और जो उसकी स्पीड है उसको बिल्कुल कम कर देगा। आगे है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। यानी कि जो पृष्ठ की अनियमितता होती है, या फिर कहें कि सरफेस इरेगुलरिटीज जो होती हैं, उसके कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरी पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं, तो हमें इस अंतः बंधन यानी इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदुरे यानी कि रूझ, जिसको हम रफ भी कहते हैं, पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। अतः यदि पृष्ठ रूझ हो यानी कि खुरदुरा हो तो घर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ये जैसे टेबल और इसके ऊपर जो रखी गई किताब है, इसके बीच में जो अनियमितताएं होंगी दोनों के, वो एक दूसरे को क्या कर लेती हैं, एक दूसरे के भीतर इस तरह से जो है बैठ जाती हैं, इंटरलॉकिंग कर लेती हैं, जिसके कारण जो है इनमें गति करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस प्रकार आगे यहाँ पे दिया है कि किसी भी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए, जैसे बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, ढकेलते रहना पड़ेगा, है ना। जैसे ही आप ढकेलना बंद करेंगे तो फ्रिक्शन जो है उसे जाने से, आगे बढ़ने से रोक देगा। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, फ्रिक्शन अनेसेसरी इविल। ठीक है, यानी कि ये हानिकारक होता है लेकिन ये जरूरी भी है, होना भी चाहिए, नहीं तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिटेल्स से चाहें तो अध्ययन कर सकते हैं। और बच्चों, जब तक जो है घर्षण नहीं होगा तो हमारा या किसी जानवर का जमीन के ऊपर चलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। जिस तरह से एक गीले फर्श पे चलना जो है काफी कठिन हो जाता है, चिकनी सतह पर चलना या दौड़ना काफी कठिन हो जाता है। और इसी के साथ साथ सड़कों पे जो इतनी सारी गाड़ियां चल रही होती हैं, उनका चलना जो है कठिन हो जाएगा। कभी कभी घर्षण के कारण जब उनके टायर जो है बिल्कुल चिकने हो जाते हैं और एक बहुत ही अच्छी सड़क पे जब वो चलते हैं तो उनके फिसल कर जो है एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह से जो है घर्षण जो है अनिवार्य भी है, हालांकि इससे काफी ज्यादा हानि भी होता है। जैसे हमारे आपके जो पहनने वाले जूते चप्पल होते हैं वो घर्षण के कारण ही घिस जाते हैं, या फिर गाड़ियों की जो टायर होते हैं वो घिस जाते हैं, मशीनों के पार्ट पुर्जे जो है घर्षण के कारण टूट फूट जाते हैं। तो इससे हानियां तो होती ही हैं, लेकिन ये अनिवार्य है। अगर घर्षण नहीं होगा तो इस तरह के कार्य जैसे चलना, गाड़ियों का चलना, मशीनों का चलना, ये सब नहीं हो पाएगा। या फिर दीवार पे कील ठोकना, ये सारा जो है घर्षण के कारण ही हो पाता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि घर्षण के कारण जूतों के तले क्या होते हैं,
घिस जाते हैं। साथ ही साथ जो हम मोजे पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, वो भी जूता के साथ जो है उसका घर्षण होता रहता है। तो जूते तो जमीन के साथ घर्षण करके घिस जाते हैं, और साथ ही साथ हमारा पैर और जूते का तला जो होता है उसके बीच में भी घर्षण होते रहता है, जिससे जो है मोजे भी फट जाते हैं और जूते का अंदरूनी हिस्सा जो होता है वो भी घिस जाता है। अच्छा, जब घर्षण होता है, जब दो सतहों के बीच घर्षण होता है बच्चों, तो हीट जनरेट होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे आप अपने दोनों हाथों को अगर इस तरह से रगड़ते हैं, है ना, तो आपका हाथ क्या होता है, गर्म हो जाता है। या कोई देखिएगा दो चीज, अगर कोई चीज रगड़ाती है तो क्या होती है, हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। अच्छा, ये देखिए आप, घर्षण के कारण ही माचिस की तीली को रगड़ने पर वो क्या करती है, आग पकड़ लेती है। तो ये सब जो है घर्षण के कुछ लाभ और हानि यहाँ पे बताए गए हैं। तो आगे है घर्षण बढ़ाना तथा घटाना, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अगर आप घर्षण को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो उसका सरफेस है क्या करना होगा, अत्यधिक रफ बनाना होगा। जैसे आप ट्रैक्टर के इस पहिए को देख सकते हैं, इसमें कितना ज्यादा रफनेस है। यही कारण है कि ट्रैक्टर जो है गीली मिट्टी से लेकर कीचड़ तक में आसानी से चल पाता है, क्योंकि इनके जो टायर्स होते हैं काफी बड़े होते हैं और काफी ज्यादा रफ होते हैं। खिलाड़ी जो होते हैं, जो जैसे फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी या अन्य खेलों के खिलाड़ी जो मैदान में दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, उनके जो जूते होते हैं उनको स्पाइक्स कहा जाता है। उनके जूतों के तले में जो है आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कील नुमा जो है संरचना होती है, और ये इसलिए होता है ताकि उनकी जो ग्रिप है जमीन के साथ, जो पकड़ है वो अच्छी रहे और वो फिसल कर गिरे नहीं। तो हम सरफेस को जब रफ बनाएंगे, खुरदुरा बनाएंगे, तो क्या होगा, घर्षण बढ़ जाएगा। और कुछ चीजों में हम क्या करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए उसमें कुछ चिकनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिएगा मशीनों में ऑयल डाला जाता है। आपके दरवाजे या गेट में कभी साउंड क्रिएट होता है तो वहां पे भी आप तेल डाल देते हैं, जिससे जो है चिकनापन आने के कारण जो है घर्षण कम हो जाता है। साथ ही साथ जो गाड़ियों के जो ऐसे पार्ट पुर्जे होते हैं जो ज्यादातर मूव करते रहते हैं, उनमें आप देखेंगे ग्रीस वगैरह लगा दिया जाता है, ताकि वो आसानी से जो है कम घर्षण के साथ गति करते रहें। यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि जब आप कैरम खेलते हैं, कैरम बोर्ड है ना, तो वहां पे आप एक विशेष प्रकार के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, और उस पाउडर के वजह से जो है इसका सरफेस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ यानी चिकना हो जाता है, और जो कैरम की जो गोटियां होती हैं वो आसानी से फिर जो है गति करती हैं और तेजी से भागती हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी प्रकार का स्नेहक या फिर चिकना पदार्थ जो है यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। यहाँ पे दिया है कि गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। घर्षण जो जिनसे कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप घर्षण को कम या अधिक कर सकते हैं। आगे है पहिए घर्षण कम कर देते हैं। वो कैसे, आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए पता लगाएं। तो ये ट्रॉली बैग आप देख सकते हैं, इसको जो है उठाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जब हम इसे इस तरह से खींच कर ले जाते हैं तो ये व्हील के ऊपर आसानी से चलता है। इसका क्या कारण है, तो यहाँ पे देखिए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की गई है। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए। तो कुछ पेंसिल लेना है, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर इस तरह से एक के बाद एक 2 3 4 पेंसिल आपको रख लेना है। इसके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, अब पुस्तक को ढकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल क्या होती है, लुढ़कती है, टायर के जैसा चलती है ना। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं। जब कोई गति इस प्रकार रोटेशन में होता है, इस प्रकार रोटेट करते हुए आती है, तो ये लोटनिक घर्षण
कहलाती है। इसे हम रोलिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है? आप बिना पेंसिल के जब पुस्तक को ढकेलते हैं तो आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा, यह आसानी से गति नहीं करेगा। लेकिन जब आप पेंसिल पर इसे लुढ़काएंगे तो ये काफी आसानी से जो है गतिशील हो जाता है। क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हुए देखा है? तो ये भी आपने देखा होगा, अगर पूरा सतह जो है जमीन के टच में आता है तो उसको उठाना या मूव करना काफी कठिन हो जाता है ना। और जब हम उसमें लकड़ी के लट्ठे वगैरह रख करके उसको रोटेट करते हैं तो चूंकि ये कम संपर्क में आ रहा है, संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है, तो ये आसानी से जो है फ्रिक्शन कम हो जाता है और आसानी से ये मूव करने लगता है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से क्या होता है? कम होता है। अब यहाँ पे सर्पी घर्षण क्या होता है? तो सबसे पहले आप समझिए स्थैतिक घर्षण को। जब कोई वस्तु बिल्कुल विराम में होता है और उसे गति में लाना होता है तो उस समय सबसे अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि जब कोई वस्तु विराम में होती है तो स्टार्टिंग में उसमें स्थैतिक घर्षण काम करता है। उसकी जो सतह है, जिस सतह पर वो रखी होती है, उनके साथ में बिल्कुल क्या होता है, ज्यादा जो पृष्ठ का क्षेत्र होता है इंटरलॉक हो जाता है, उन दोनों के बीच घर्षण ज्यादा होता है। और जब कोई वस्तु गति करना शुरू कर देती है तो आगे बढ़ने के लिए जिस फ्रिक्शन का यानी कि जिस घर्षण का उसे सामना करना पड़ता है वो कहलाता है सर्पी घर्षण, जो अपेक्षाकृत स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। और वहीं जो ये लुढ़कने वाला जो गति होता है, जब कोई वस्तु इस तरह से चलती है, लोटन घर्षण करती है, तो लोटन घर्षण जो है वो सर्पी घर्षण से भी कम हो जाता है। चलिए, क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है ना। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि यानी हब के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग करके, इससे क्या होता है? बॉल बेयरिंग से घर्षण बहुत कम हो जाता है और ये आसानी से गति करने लगते हैं। आगे है तरल घर्षण। तरल यानी के फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इस प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाती है। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम यानी तरल दिया गया है। गैस को भी और लिक्विड को भी, द्रवों को भी तरल ही कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल अपने से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर क्या लगाते हैं? घर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, और तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्षण भी कहा जाता है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है, यानी कि उससे अधिक बल लगाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहां से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत जो है प्रकृति में मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियां तरल में गति करते हैं, तो पक्षियों का शरीर किस प्रकार से होता है उसी को आधार मानते हुए जो वायुयान है, हेलीकॉप्टर है, वो बनाए जाते हैं। और मछलियां
जो है पानी में किस तरह से गति करती हैं, उनके शारीरिक संरचना को देखकर ही पानी के जहाज या नाव वगैरह बनाए जाते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए। क्या आपको इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहन के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। और इसी के साथ हमारा यह सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।